अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट था हमारे पास कि एनर्जी जो है वो हमारे पास ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमने इस लॉ में देखा था वो ये था कि हमारे पास एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है कि कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जो तीसरी हम लोगों ने चीज़ देखी थी कि वो ये देखी थी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग आज इस डायग्राम को एज एन एग्जांपल लेके हम लोग इसके जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, हम लोग इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे कि क्या हर एक पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और कहीं एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही। हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे दी गई डायग्राम के पॉइंट ए, बी और सी के ऊपर। अब ए पॉइंट जो है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर दिया गया पॉइंट है, जिसके ऊपर इस बॉडी जिसका मास m है और ग्राउंड से लेकर इसकी हाइट h है। इसी तरह जब ये चीज़ गिरना शुरू हो जाएगी और गिरते गिरते पॉइंट बी से गुजरेगी तो इसकी जो हाइट है वो h माइनस एक्स रह जाएगी, बिकॉज हमारे पास a से लेकर b तक ये x डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। तो सारी बात है इस पूरे h में से इस x को निकाल देंगे तो हमारे पास ये हाइट h माइनस एक्स बच जाएगी। और इसी तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट है सी, जो कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जहाँ पे हाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। हमने इस पॉइंट पे भी इन तीनों चीज़ों को चेक करना है कि क्या हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व है, क्या हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और हम लोगों ने देखना है कि क्या हमारे पास एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही। तो हम ज़रा पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पॉइंट ए है हमारा। और पॉइंट ए के ऊपर मैंने अभी इस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है और इस चीज़ को गिरने नहीं दे रहा। और जब मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी हाइट h है, और यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये नीचे की तरफ फ़िलहाल नहीं गिर रहा, मैंने इसको गिरने नहीं दिया। सो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पे, वो मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर आने वाली पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट के ऊपर आने वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूँ, और मुझे पता है कि इस चीज़ का मास है m, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास g है, और इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की हाइट कंप्लीट h है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा h। और क्योंकि मैंने इस बॉडी को यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब किसी चीज़ की वेलोसिटी 0 होती है तो उसकी उस जगह के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। और अगर मैं अब टोटल एनर्जी निकालता हूँ पॉइंट ए पे, तो वो क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमारे पास पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास mgh। इसी तरह सारा काम करेंगे दोबारा पॉइंट बी के लिए, और एंड पे एनालाइज करेंगे जब हम पॉइंट सी के लिए कर लेंगे। अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया और ये गिरते हुए इस पॉइंट से गुजर रहा है, और सारी बात है यहाँ से गुजरते हुए इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी है। तो मैं कहता हूँ जी लेट्स से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है vb। तो हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है पॉइंट बी के ऊपर। देखते हैं जी कि मैस इंटू जी इंटू, अब पॉइंट बी तक जब पहुंचेगी तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, इसकी हाइट रह जाएगी h माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे हाइट पुट कर देंगे h माइनस एक्स। और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे क्या होगी, जारी बात है 1/2 mv²। और v² यानी कि vb² की वैल्यू जो पॉइंट बी पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और वो है हमारे पास 2as = vf² माइनस vi²। इस चीज़ ने यहाँ से गिरना इनिशिएट किया था, शुरू किया था, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैंने फाइंड करनी है तो ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा। तो मेरे पास मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो है vb और इनिशियल पॉइंट है va। चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव g होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरते तक इसने x फासला तय किया है, तो मैं जो डिस्टेंस है s इसकी जगह पे x पुट कर दूँगा। जब ये चीज़ यहाँ पे थी तो मैंने इसको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, तो मैं va को 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास vb² जो बचेगा वो बचेगा 2gx। और मैं जब इसको पुट करूँगा यहाँ पे vb² की वैल्यू को इधर पुट करूँगा तो मेरे पास रह जाएगी 1/2 m × 2gx।
ये 2 कट जाएगा इसके साथ और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो रह जाएगी mgx। तो अब मेरा अगला काम है कि मैंने इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। इन दोनों को ऐड करूँगा और टोटल एनर्जी निकालूंगा पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो रह जाएगी हमारे पास इस पॉइंट पे आने वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पॉइंट पे आने वाली पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास रह जाएगा ये। और हमें पता है कि mgx जो है वो इस माइनस mgx के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और अगेन टोटल एनर्जी देखें हमारे पास तो क्या रह जाएगी mgh। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट की टोटल एनर्जी आ गई है। सिमिलर हम करेंगे पॉइंट सी के लिए, और पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास जो चीज़ है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है और यहाँ पे हाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो चुकी होगी। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं और अगेन हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि थी हमारे पास 2as = vf² माइनस vi²। अब लेट से मेरा ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट A हुआ और फाइनल पॉइंट मेरा C हुआ, तो मैं फाइनल पॉइंट की जगह पे C और इनिशियल पॉइंट की जगह पे A पुट कर दूंगा। चीज़ अगेन ऊपर से नीचे गिर रही है तो G आएगा A की जगह पे, और जब चीज़ A से लेकर C तक गिरी है तो इसने H फासला तय किया है, तो हमारे पास यहाँ पे फासला आ जाएगा, S की जगह पे H आ जाएगा। और हमारे पास A पे वेलोसिटी 0 थी तो vc² हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2gh, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे vc² की जगह पे, जो vc² निकाला है तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रह जाएगी 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 2gh, और हमारे पास ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास रह जाएगा mgh। तो ये हमारे पास C पॉइंट पे आने वाली काइनेटिक एनर्जी है और ये C पॉइंट पे आने वाली पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम लोग फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, तो हमारे पास हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो अगेन हमारे पास mgh ही रह जाएगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टोटल एनर्जी पॉइंट A पे थी mgh, टोटल एनर्जी हमारे पास पॉइंट B पे थी mgh, और हमारे पास टोटल एनर्जी पॉइंट C पे भी कितनी है, हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास mgh ही है। इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी हमारे पास सेम रही, ये चेंज नहीं हुई, और जो चीज़ चेंज नहीं होती वो हमारे पास चीज़ कांस्टेंट होती है। सो हमारे पास तीसरा पॉइंट बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया कि टोटल एनर्जी इज़ कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो हमारे पास गिरती हुई चीज़, जब चीज़ गिर रही थी ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट थी। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था कि टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, आप तीनों पॉइंट्स के ऊपर दे सकते हैं, A पे भी, B पे भी, C पे भी। जो टोटल एनर्जी है वो A पे भी mgh है, टोटल एनर्जी हमारे पास B पे भी mgh है, और टोटल एनर्जी हमारे पास जो C पॉइंट है उसके ऊपर भी mgh ही है हमारे पास। तो ये चेंज नहीं हुई, ये हमारे पास कांस्टेंट है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, क्या ये पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रही है? तो देखते हैं। तो हमारे पास शुरू में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी। अब चीज़ ने जब गिरना शुरू कर दिया और वो पॉइंट B पे पहुंची, तो देखें पोटेंशियल एनर्जी में से कुछ माइनस हो चुका है, यानी कि ये कम हो चुकी है। पहले पूरी mgh थी, अब h में से कुछ निकल गया, माइनस हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में ज़ीरो थी, अब देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट B के ऊपर आ रही है वो हमारे पास पहले से थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पे देखें तो वो 0 से mgx पे चली गई है। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास एक्चुअली टोटल एनर्जी जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक से मिलके बनी हुई थी हमारे पास, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो अपनी पोटेंशियल फॉर्म से काइनेटिक फॉर्म के अंदर जाना शुरू हो गई है और चीज़ की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसका मतलब है जब भी चीज़ फ्री फॉल करना शुरू करती है, गिरना शुरू करती है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है और उसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और थर्ड पॉइंट के ऊपर देखें, C पॉइंट के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ होते होते
मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी है, और हमें पता है कि शुरू में हमारे पास ये मैक्सिमम थी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम थी, और जो सी पॉइंट है इसके ऊपर काइनेटिक हमारे पास मैक्सिमम हो चुकी है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, जिसका मतलब ये है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली गई, पोटेंशियल वाली शक्ल से काइनेटिक शक्ल में चली गई है, और देखा गया है कि एनर्जी एक फॉर्म से, एक शक्ल से दूसरी फॉर्म में या फिर दूसरी फॉर्म या दूसरी शक्ल के अंदर चेंज हो रही है इस सब के दौरान। और देखें ज़रा, टोटल एनर्जी शुरू में भी mgh थी और एंड पे भी mgh है, तो एनर्जी कहीं पे भी बढ़ी नहीं, पहले mgh से बढ़ी नहीं और mgh से कम भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि ना ये क्रिएट हुई है और ना ये डिस्ट्रॉय हुई है। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स इस सारे प्रोसेस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगर देखें कि हमारे पास जो चीज़ हुई है वो हमारे पास चेंज पैदा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में भी और काइनेटिक एनर्जी में भी, और हमने देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh से 0 पे आ गई है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से mgh पे चली गई है। एक चीज़ मैक्सिमम से 0 पे आ गई है, और एक चीज़ जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर ज़्यादा पैदा हुई है। तो हम आमतौर पे कह सकते हैं कि जितना भी चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उतना ही हमारे पास चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, अगर हमने हवा की जो फ्रिक्शन है बीच में आ रही है इसको इग्नोर किया। अगर हमारे पास बीच में हवा की फ्रिक्शन आ रही होती तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी थी हमारे पास उसमें से हवा की जो फ्रिक्शन है उसको माइनस करते, क्योंकि वो एक लॉस है, और जो हमारे पास बच जाता वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन होती तो पोटेंशियल एनर्जी में से उस फ्रिक्शन, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है और उस फ्रिक्शन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगना है ऐसे डिस्टेंस के लिए, तो जो वर्क डन है FH वो हमारे पास अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया, और हमारे पास इसमें से निकाल के जो बच गया वो हमारे पास चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। या फिर इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस FH। सो ये हमारे पास इक्वेशन है इंटर कन्वर्जन की फॉर फ्रिक्शन, या जब हमने फ्रिक्शन को शामिल किया है, और ये हमारे पास आइडियल सिस्टम के लिए जब हमारे पास सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन लेस है। सो हमारे पास कंक्लूड करें इन सब चीज़ों को, तो हमारे पास इस टॉपिक में हमने इंटर कन्वर्जन देखी है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्ट कैसे होती हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे जाती हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को काइनेटिक में चेंज कर रही होती है। इसमें हमने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड द टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट और इट विल रिमेन कंजर्व्ड। तो हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स को चेक किया, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी के ऊपर। हम लोगों ने पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी निकाली, पॉइंट बी पे भी निकाली और पॉइंट बी पे भी निकाली और पॉइंट सी पे भी निकाली, और तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो mgh ही आई, इधर भी mgh और mgh। तो टोटल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टोटल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी आगे जाते गए तो कम होती गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एक्चुअली कम हो रही है, तो वो अपने आप को जो हिस्सा वो कम कर रही है वो अपने आप को काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी शक्ल चेंज कर रही है और अपने आप को चेंज कर रही है काइनेटिक शक्ल में। और तीसरी पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो टोटल एनर्जी या जो एनर्जी की चीज़ है वो ना क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी शुरू में, एंड पे वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो हमारे पास जितना भी चेंज आया, डेल का मतलब होता है चेंज, जितना चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उतना ही चेंज आया काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जितनी वो कम हुई उतनी ही वो इंक्रीज़ हुई। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी शुरू में, उसमें से फ्रिक्शन वाले लॉस को, FH को, क्योंकि वर्क डन होता है ना हमारे पास FD, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर F था और वो A से लेकर C तक कितना डिस्टेंस तय किया H, तो डिस्टेंस हमारे पास H, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन FH हो गया। तो जितने भी हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है उसको बीच में से लॉस है तो उसको बीच में से निकालना पड़ेगा, और जितना हमारे पास निकालने के बाद हमारे पास ये बच गया, हमारे पास वो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जब फ्रिक्शन मौजूद है तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं इंटर कन्वर्जन के लिए, और जब हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ आएगी नहीं, तो वो देखें यहाँ पे आ ही नहीं रही। सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करते हैं। आप लोग भी इसको एक दफ़ा पढ़िएगा, इसकी सारी क्वेश्चंस को
राइट डाउन कीजिएगा, डिराइव कीजिएगा, और अगर कोई भी आप लोगों को इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम हो, आप लोग लेक्चर देखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस पर से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।